आइए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अंकुर बाबू स्टडी का IQSPM चैनल में। आज हम आप लोगों के सामने चल रहे हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास को लेकर। इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखते हैं मध्यकालीन भारत में सबसे पहले मुगल आए हुए थे। सबसे स्टार्टिंग में मुगल भारत में आते हैं और उसके बाद में आक्रमण करते हैं मुगल। उसके बाद में हम सेकेंड में जाते हैं, 3 पोर्शन में डिवाइड हुआ। एक अरबों का आक्रमण, दूसरा दिल्ली सल्तनत में, और तीसरा जो है हमारा वो है मुगल काल। तीसरा है मुगल काल। जो अरबों का आक्रमण होता है वो 712 ईस्वी से 1506 ईस्वी तक उनके आक्रमण चलते हैं। टाइम पीरियड उसका होता है अरबों का आक्रमण का, वो है 1712 से 712 से 1206 ईस्वी तक। और उसके बाद में हम धीरे धीरे चलते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड होता है वो टाइम पीरियड होता है 1206 से 1526 ईस्वी तक। उसके बाद में बढ़ते हैं धीरे धीरे मुगल काल को। थर्ड पार्ट में जो मुगल काल यहाँ पर दिया गया है, और मुगल काल टाइम पीरियड जो है वो टाइम पीरियड है 1526 से 1707 ईस्वी तक चलता है। के बाद में हम चर्चा करते हैं कि अरबों का आक्रमण, उसकी क्या वजह थी कि अरबों ने भारत पर आक्रमण क्यों किया। अरबों ने भारत पर आक्रमण क्यों किया, उसकी वजह थी सिंध पर, जो सिंध होता है, सिंध पर आक्रमण करता है। अरब से सिंध पर आक्रमण किया जाता है, मोहम्मद बिन कासिम करता है। जब मोहम्मद बिन कासिम जो सिंध पर आक्रमण करता है, तो उसका कारण क्या था कि श्रीलंका से अरब की तरफ के लिए एक नाव जा रही थी। जो नाव वहां से जा रही थी अरब के लिए, और उसको सिंध के पास में देवल नामक बंदरगाह पे उसको लूट लिया जाता है। और नाव को लूट लिया जाता है तो जो अरब का हज्जाद होता है, हज्जाद मतलब वहाँ का जो शासक होता है, वो मीर कासिम को अरब से उठा के भेज देता है कि जाके सिंध पर आक्रमण करो, जाके नाव लूट गई है। इस वजह केवल यही थी। तो अरबों के आक्रमण के बाद तुर्क आ जाते हैं। तुर्क आते हैं और मोहम्मद गजनवी उन पर भी आक्रमण करता है। सुयुक्तगीन, अल्फतगीन महमूद गजनवी से पहले ही आ चुके होते हैं। उसके बाद में गजनवी आके वहां पर आक्रमण करता है और अपना साम्राज्य स्थापित कर देता है। जब अपना साम्राज्य स्थापित, सिंध में अपना साम्राज्य स्थापित कर देता है, साम्राज्य बोलो या वंश बोलो, स्थापित कर देता है आकर के, तो इसका प्रभाव मोहम्मद गजनवी आता है और अपना साम्राज्य स्थापित कर देता है। इसके बाद में क्या होता है, मोहम्मद गौरी पर आक्रमण करता है और पृथ्वीराज चौहान को, यहाँ पर मोहम्मद गौरी, उसके बाद में तुर्क यहाँ पर शासन कर लिया। उसके बाद मोहम्मद गजनवी आ गया। मोहम्मद गजनवी के बाद में फिर आ जाता है मोहम्मद गौरी जो आक्रमण करता है भारत पर। मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया। आक्रमण करने के बाद में पृथ्वीराज चौहान, जो दिल्ली सल्तनत, दिल्ली में बैठा हुआ था, दिल्ली का उस टाइम में शासन कर रहा था कि पृथ्वीराज चौहान ने, मोहम्मद गौरी ने आक्रमण कर दिया। और मोहम्मद गौरी पर आक्रमण, तराइन का द्वितीय युद्ध था, उसमें पृथ्वीराज को उसने परास्त कर दिया। तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को परास्त कर दिया। परास्त करने के बाद में युद्ध में हरा दिया। और वहीं से मुस्लिम, जब यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान को तराइन के सेकेंड युद्ध में उन्होंने, मोहम्मद गौरी ने हरा दिया है, तो उसके बाद में यहाँ पर जो दिल्ली सल्तनत थी, यहाँ पर मुस्लिमों का साम्राज्य हो गया। यहाँ पर मुस्लिम अपना साम्राज्य करने लगे। कब? 1206 से
1206 से 1526 ईस्वी तक अब यहाँ पर मुस्लिम सत्ता जम गई थी। उसके बाद में 1206 में यहाँ पर कौन, मोहम्मद गौरी दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर देता है, और जो कि पूरी तरह से भारत में स्थापित हो जाते हैं। दिल्ली सल्तनत में पूरी तरह से जो वहाँ के अरबी आए थे और अरबों से आक्रमण किया था मोहम्मद गौरी ने, अब यहाँ पर मुस्लिम सत्ता का पूरा वर्चस्व बन चुका था। उसके बाद में जो दिल्ली सल्तनत थी और उसमें दिल्ली सल्तनत को 5 वंशज हुए, 5 वंश। पहला था हमारा गुलाम वंश। गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक रहा है। इसका कार्यकाल जो टाइम पीरियड है वो 1206 से 1290 तक रहा है। उसके बाद में आया हमारा खिलजी वंश। खिलजी वंश जो होता है वो हमारा 1290 से 1320 ईस्वी तक रहता है, दूसरा वंश। उसके बाद में तीसरा वंश आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश जो है वो होता है 1320 से 1414 ईस्वी तक रहता है। तुगलक वंश के बाद में जब तुगलक वंश पूरा हो जाता है उसके बाद में आता है हमारा सैयद वंश। सैयद वंश जो है 1414 से 1451 ईस्वी तक रहता है। और सैयद वंश के बाद में हमारा लास्ट वंश आता है लोधी वंश। लोधी वंश जो होता है 1451 से 1526 तक रहता है। तो पहला जो वंश आया है दिल्ली सल्तनत में 1206 में, वो आया मेरा कुतुबुद्दीन ऐबक। यहाँ का जो शासक बनता है वो बनता है कुतुबुद्दीन ऐबक। जब कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ का शासक बन जाता है, कब बनता है, 1206 में। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में यहाँ का शासक बन जाता है, मतलब गुलाम वंश की स्थापना कर देता है 1206 से। और 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइम पीरियड रहता है। उसके बाद में आ जाते हैं आराम शाह। आराम शाह के बारे में कुछ इतिहासकारों का कहने का मतलब यह है कि कुतुबुद्दीन का बेटा आराम शाह था, और कुछ कहते हैं कि कुतुबुद्दीन के कोई पुत्र नहीं था, उनकी 2 बेटियां थीं। तो आराम शाह जो था ये इनका भाई था, बल्कि उसके बाद में जो आराम शाह था वो हमारा आया था सत्ता में 1210 ईस्वी में। 1210 ईस्वी में आया था। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने अपने आप खुद को सुल्तान नहीं घोषित किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की। सुल्तान की जो उपाधि नहीं इसने धारण की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण करता। आराम शाह जो था वो कुतुबुद्दीन के बेटा नहीं था बल्कि भाई था। उसके बाद में आ जाता हमारा इल्तुतमिश सत्ता में आता है। जब इल्तुतमिश सत्ता में आ जाता है, शासन प्रशासन इल्तुतमिश आ जाता है, तो बगदाद खलीफा से खिलान लेकर आता है। बगदाद खलीफा जो होता है वहाँ से खिलात लेकर आता है और खुद को जो अपने आप इल्तुतमिश जो खुद को सुल्तान घोषित कर देता है। सत्ता में आते ही अब खुद को सुल्तान घोषित कर देता है। फिर खुद को सुल्तान घोषित कर देता और अपनी राजधानी, इसकी राजधानी होती थी लाहौर से अपनी राजधानी बताते हैं दिल्ली में। कौन, इल्तुतमिश जो अपनी राजधानी होता है दिल्ली बना देता है। पहली राजधानी कहाँ थी, पहले जो इल्तुतमिश की राजधानी थी वो इन्होंने लाहौर बनाई थी। लाहौर से इसने दिल्ली बना दिया था, राजधानी अपनी दिल्ली बना दी और दिल्ली बना दी। उसके बाद में क्या होता है, रुकनुद्दीन जो थे, रुकनुद्दीन फिरोज, इनकी कोई खास उपलब्धि नहीं रही है। बल्कि उसके बाद में आ जाती है रजिया सुल्तान। जो रजिया सुल्तान है ये मुस्लिम, क्या नाम, रजिया सुल्तान है, ये भारत की पहली मुस्लिम शासिका थी। रजिया सुल्तान जो है वो भारत की पहली मुस्लिम शासिका थी। और उसके बाद में भी बहराम शाह आ जाते हैं। इनका भी कोई खास उपलब्धि नहीं रही है, बहराम शाह की कोई खास उपलब्धि नहीं रही है। उसके बाद में आ जाते हैं
मसूद शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह थे। ये भी फिलहाल इनकी कोई उपलब्धि खास तौर से नहीं है। इनमें जो जो खास है वो बताएं। अलाउद्दीन मसूद शाह हैं। उसके बाद में फिर कौन है? नासिरुद्दीन महसूद। इनको जो डीपली तरीके से आगे तक बताएंगे चल के, अभी तो मैं इसका बेसिक बता रहा हूँ। उसके नासिरुद्दीन महमूद के बाद में आ जाते हैं वल्वन। जो वल्वन था ये इल्तुतमिश जो हैं, इल्तुतमिश का तुर्कानी चहल का गामी था और चहलगामी का एक सदस्य था। जो ये वल्वन था ये नाटे कद का था। इसकी जो नीतियां थी वो रक्त और लौह की नीतियां थी। उसके बाद में हमारा ये कैबूबाद जो था इसको भी कोई खास उपलब्धि नहीं रही है। उसके बाद में अगर देखा जाए तो इस गुलाम वंश को मामलुक वंश भी कहते हैं। दिल्ली सल्तनत का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा वंश है जिसमें सबसे ज्यादा शासक रहे, तो हमारा होता है गुलाम वंश। गुलाम वंश में सबसे ज्यादा शासक रहे हैं। उसके बाद में जब गुलाम वंश कैकुबाद तक लास्ट है 10 शासक रहते हैं गुलाम वंश में। उसके बाद में हमारे पास आ जाता है खिलजी वंश। खिलजी वंश का टाइम पीरियड है 1290 से 1320 ईस्वी तक। 1220 ईस्वी से 1290 से 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश की जो स्थापना करते हैं वो है जलालुद्दीन खिलजी। और जलालुद्दीन खिलजी के बाद में जो जलालुद्दीन खिलजी हैं, जलालुद्दीन खिलजी का जो टाइम पीरियड रहता है वो 1290 से 96 ईस्वी तक रहता है। उसके बाद में हमारे सत्ता में आ जाते हैं जलालुद्दीन के पुत्र अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन जो खिलजी हैं इनका जो कार्यकाल होता है वो होता है 1296 से 1316 तक। उसके बाद में 1316, उसके बाद फिर तीसरे नंबर पे आते हैं शिहाबुद्दीन खिलजी। शिहाबुद्दीन खिलजी लगभग में 36 दिन, केवल 36 का दिन के कार्यकाल में इनका 36 दिन का ही कार्यकाल रहा। और जो इनका था ये ज़्यादातर हिजड़ों के साथ में इनकी बैठक थी। उसके बाद में आ जाता है मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी हैं जो इनका टाइम पीरियड था 1296 से 1320 तक। हाँ, 1320 तक। उसके बाद में आ जाता है नासिरुद्दीन खिलजी। नासिरुद्दीन खिलजी का भी इनका अप्रैल से सितंबर के बीच का टाइम पीरियड है। 1320 में अप्रैल से सितंबर के बीच का टाइम पीरियड है। उसके बाद नासिरुद्दीन भी, एक पूरा खिलजी वंश भी खत्म हो जाता है। उसके बाद में आ जाते हैं, बढ़ते हैं तुगलक वंश की तरफ। किसकी तरफ? तुगलक वंश की तरफ। जब तुगलक वंश की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पर जो तुगलक वंश है, तुगलक वंश का टाइम पीरियड दिया गया है 1320 से 1414 ईस्वी तक। मतलब 1320 से 1414 ईस्वी तक तुगलक वंश रहा। और गयासुद्दीन तुगलक का टाइम पीरियड था 1320 से 1325 तक। 1325 तक गयासुद्दीन तुगलक का टाइम पीरियड रहा। जो तुगलक वंश था उसका संस्थापक हमारा तुगलक था, मतलब गयासुद्दीन तुगलक। और गयासुद्दीन तुगलक था। उसके बाद में हमारा गयासुद्दीन का पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक
आ जाता है सत्ता में। और मोहम्मद बिन तुगलक जो था, दिल्ली सल्तनत का दिल्ली सल्तनत का जो था वो सबसे ज्ञानी व्यक्ति माना जाता था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो दिल्ली सल्तनत का सबसे ज्ञानी व्यक्ति माना जाता था और फिर अयोग्य व्यक्ति भी माना जाता। क्योंकि उसकी कारण ये था कि जो एक मोहम्मद बिन तुगलक था वो कुछ अपना एक्स्ट्रा दिमाग चलाने की वजह से उसकी कुछ ऐसी नीतियां थीं जिससे वो धोखा खा जाता था, इसलिए ज़्यादा अपनी बुद्धि का ज़्यादा इस्तेमाल करता था। इस वजह से इसने कई बंजर भूमियों को उपयोगी बनाना चाहा, लेकिन उस टाइम में इसकी जो बंजर भूमि के चक्कर में जो सही भूमि थी वो भी बंजर हो गई थी। नीतियाँ इसकी जो थी वो अजीब रहती थी। किसकी? मोहम्मद बिन तुगलक की जितनी भी नीतियाँ थी वो अजीब नीतियाँ रहती थी। और इसने दीवाने कोई की स्थापना भी की मोहम्मद बिन तुगलक ने। उसके बाद में इसने कागजी मुद्रा चलाई अपने टाइम पीरियड में, इसने कागजी मुद्रा चलाई। लेकिन वो कागजी मुद्रा चलाने के बावजूद भी घरों में, हर घर में टकसाल सी बन गई, हर घर में मुद्राएं छापी जाने लगी। उसके बाद में क्या होता है, और उसके बाद में आ जाते हैं सत्ता में मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में आते हैं फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक जो आते हैं सत्ता में, फिरोज शाह तुगलक की माँ थी हिंदू, ये थे मुसलमान। एक तुर्की थे तुगलक, मुस्लिम थे, और उनकी माँ जो थी वो थी हिंदू। तो उसको हिंदू मुस्लिम को लेकर ये इनके दिमाग में ये बात चलती रहती थी कि हम अगर हिंदुओं का पक्ष लेंगे तो मुस्लिम तरफ से लड़ाई होगी, और मुस्लिमों का लेंगे तो हिंदुओं की, मतलब आपस में मतभेद रहते थे। तो इसलिए कभी कभार इनके हिंदुओं का सामना करना पड़ जाता था, लड़ाई हो जाती थी, आक्रमण भी हो जाते थे। इसी वजह से किसी पक्ष में कहेंगे तो विद्रोह होगा, और उदारवादी नीति भी इनकी रही है। उसके बाद में दासों से लेकर दीवारे वैगन खैराती अफवाहों की स्थापना भी इन्होंने की। गयासुद्दीन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने ये दीवान, और उसके बाद में बेरोजगारों को, जो बेरोजगार थे उनके लिए कार्यालय खुलवाए, मतलब दफ्तरों का निर्माण किया। उसके बाद में अबू बकर जो है इनकी भी कोई खास उपलब्धि नहीं रही। फिर उसके बाद में आ जाते हैं नासिरुद्दीन तुगलक शाह। नासिरुद्दीन तुगलक शाह जो थे इनकी भी कोई खास उपलब्धि नहीं रही। उसके बाद में अलाउद्दीन सिकंदर शाह हैं, इनकी भी खास तौर से नहीं, जब डीपली पढ़ाएंगे तो बताएंगे एक डिटेल। फिर आते हैं नासिरुद्दीन। जो नासिरुद्दीन आते हैं, नासिरुद्दीन जब आते हैं सत्ता में, जो यहाँ पे नासिरुद्दीन महमूद आते हैं, देखो नासिरुद्दीन महमूद का जो क्षेत्र था, मतलब जो उस टाइम पीरियड में इनका जो क्षेत्र था वो क्या क्षेत्र था, मतलब कि इनके टाइम पीरियड में या कार्यकाल में इनका दिल्ली से पालमपुर तक इनका क्षेत्र था। और 1398 में तैमूर का आक्रमण हो जाता है ना। यहाँ पर 1398 में तैमूर का आक्रमण हो जाता है, और खिज्र खां आक्रमण करके सैयद वंश की स्थापना कर देता है। ये सैयद वंश की तैमूर खां आक्रमण करता है 1398 में, और सैयद वंश की 1414 में स्थापना कर देता है। उसके बाद में तैमूर का पुत्र सहनूर मतलब खिज्र खां जो होता है, खिज्र खां 1414
खुद को बताता है खिज्र खां ही बताता है। उसके बाद में आते हैं मुबारक शाह, और मुबारक शाह के बाद में हो गए मोहम्मद शाह, और मोहम्मद शाह के बाद में अलाउद्दीन लोधी आते हैं। लास्ट में सैयद वंश के जो वंशज हैं अलाउद्दीन लोधी, मतलब 1451 में, 1451 में क्या हुआ, लोधी वंश, ये अलाउद्दीन खिलजी और बहलोल लोधी तराइन, नहीं अलाउद्दीन खिलजी के बाद में आता हमारा है लोधी वंश। लोधी वंश जो है 1451 से 1526 में, 1451 से 1526 ईस्वी, उसका जो लोधी वंश का जो संस्थापक है वो है बहलोल लोधी। और बहलोल लोधी इब्राहिम और उसके बाद में होता है सिकंदर लोधी, और सिकंदर लोधी के बाद में तीसरा जो शासक बनता है वो इब्राहिम लोधी बनता है। जब इब्राहिम लोधी बनता है उसके बाद में इब्राहिम लोधी जब होता है लास्ट पीरियड में, उसके बाद में इब्राहिम लोधी पर तराइन के युद्ध में बाबर जो होता है, मुगल काल का बाबर इब्राहिम लोधी पर आक्रमण कर देता है और इब्राहिम लोधी का जो होता है खात्मा कर देता है। सन 1451 में तराइन का युद्ध हुआ, इब्राहिम लोधी पर बाबर ने आक्रमण किया और बाबर ने इब्राहिम लोधी का खात्मा कर दिया। तो और उसके बाद में और लोधी वंश का अंत हो जाता है और मुगल काल भारत में शासन आ जाता है। यहाँ पर मुगल आ गए, देखो 1526 में इन्होंने इब्राहिम लोधी को तराइन का के युद्ध में परास्त कर दिया इब्राहिम लोधी को, और मुगल सत्ता 1526 में बसा ली। मुगल काल आ गया, देखो मुगल काल के दौरान शुरू हो जाता है, पहला शासक जो होता है वो होता कौन, बाबर होता है। पहला शासक हमारा कौन, बाबर होता है। और बाबर जो होता है इसमें इब्राहिम को हराकर, इब्राहिम लोधी था जो इब्राहिम लोधी वंश का था, और उसको हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना कर देता है कौन, बाबर। पहला शासक हमारा बाबर हुआ। और बाबर आया था उसके भी कुछ कारण थे, इस वजह से वो भारत की ओर आया था। उसके कारण क्या थे कि जहाँ वो शासन करता था बाबर, वहाँ के उसके अड़ोस पड़ोस के जितने भी राजा लोग या शासक लोग थे वो उस पर बार बार आक्रमण करते थे, और उन आक्रमणों का सामना नहीं कर पा रहा था बाबर। वहाँ पर हर आक्रमण में अपने को परास्त होना पड़ता था। इस वजह से बाबर ने भारत की ओर अपना भविष्य देखा कि हम भारत में जाकर के वहाँ अपनी सत्ता स्थापित करते हैं तो हो सकता मेरा भविष्य बन जाए। तो उसको लेकर ही बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था, और इब्राहिम कई बार बाबर भी हारा है, लेकिन उसके बाद में कई उसने परास्त भी हुआ है। बाबर भारत में आकर भी कई बार परास्त हुआ, उसके बाद में सामना किया और भारत पर आक्रमण करता रहा कई बार। उसके बाद में खानवा का युद्ध जीता है, चंदेरी का युद्ध जीता है, और फिर उसके बाद में यहाँ पर तराइन के युद्ध में इसने मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी है। जब मुगल साम्राज्य के पानीपत की युद्ध की पुष्टि कौन करता है, पानीपत का जो युद्ध हुआ था उसकी पुष्टि खानवा का युद्ध करता है। और उसके बाद में बाबर का जो पुत्र होता है हुमायूं, इसका जीवन काल जो था बहुत ही संघर्षमय रहा। हुमायूं का जो जीवन कार्यकाल था वो बहुत ही संघर्षमय रहा। उसके बाद में हुमायूं का एक समकक्ष मंत्री था, वो था सूरवंश का, उसमें बोलते थे शेरशाह सूरी। शेरशाह जो सूरी था वो एक अफगान था। शेरशाह सूरी जो था वो एक अफगान था और शेरशाह सूरी की जो भूमि थी और जो अफगान होने के साथ में वो ये मुगल काल के लोगों के साथ में यहाँ के जितने भी थे उन सबसे बहुत कड़क, बहुत धमाकेदार की टक्कर लिया करता था। और हुमायूं जैसे कि जो हुमायूं था वो बिलग्राम के भी युद्ध में हारा, बिलग्राम हारा, कन्नौज का हारा, जितने भी उसने युद्ध लड़े हुए हैं
वो हारता रहा। किस वजह से? कि उनके साथ में शेरशाह सूरी था, अफगान था, उसकी वजह से वो उसका प्रबल विरोधी था। जो अफगान था प्रबल विरोधी था किसका? हुमायूं का था उनकी सत्ता में, लेकिन उसका बहुत बड़ा ही प्रबल विरोधी था। और उसके बाद में शेरशाह, उसकी जो कर्म भूमि थी, जो शेरशाह सूरी इसका मंत्री था, ठीक, सूरवंश का था। और उसके बाद में उसकी जो कर्म भूमि मानी जाती है वो बिहार थी। हुमायूं को किसी निर्वासन में बाहर जाना पड़ता है और उस टाइम पीरियड में कलिंजर का जो युद्ध अभियान होता है, उस अभियान के चलते टाइम पीरियड में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। बाबर जब सत्ता में दोबारा से वापिस आता है, बाबर जब दोबारा सत्ता में वापिस आता है तो देखता है कि उसकी सत्ता स्थापित और दोबारा अपनी सत्ता स्थापित करता है। और एक पुस्तकालय की सीढ़ियों पर चढ़ते टाइम पीरियड में बाबर गिर जाने से बाबर की मृत्यु हो जाती है और हुमायूं का पुत्र अकबर सत्ता में आ जाता है। और बैरम खां के नेतृत्व में, किसके? बैरम खां के नेतृत्व में जो हुमायूं था, वो बैरम खां के हेमू को पराजित करके, किसको? हुमायूं जो था वो हेमू को पराजित करेगा और मुगल काल के एक उच्च कोटि के शासक के रूप में उभरता है। बहुत ही उच्च कोटि, मतलब बहुत ही ऊपर उठ जाता है और जिसे कि उभरता है अकबर महान बोलते हैं, जिसे अकबर महान बोलते हैं। यहाँ पर उसने अपनी उपाधि ले ली कि अकबर समाज सुधारक और जजिया कर सती प्रथा, दास प्रथा पर इसने जितनी भी प्रथाएं चल रही थी उस टाइम पीरियड में सब पर रोक लगा दी। किसने? इसी ने लगा दी, अकबर ने। उसके बाद में अकबर का पुत्र आ जाता है जहांगीर। सत्ता में जब जहांगीर आ जाता है, जो जहांगीर था वो एक बहुत ही चित्रकारी था, मतलब चित्रकला थी, उसको बहुत ही अच्छे से आती थी, उस्ताद मंसूर। उसके बाद में जहांगीर के बाद में आता है शाहजहां। शाहजहां जो आता है, शाहजहां की उपलब्धि रहती है स्थापत्य कला से संबंधित, बहुत ही प्रेमी थे। और ताजमहल, लाल किला इन्होंने ही बनवाया था। शाहजहां ने लाल किला है और ताजमहल है, इन्होंने ही लाल किला भी बनवाया है, ताजमहल भी बनवाया। उसके बाद में शाहजहां के बाद में आ जाते हैं औरंगजेब। औरंगजेब कैसे आते हैं? औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया था अपने यहाँ खुद के साथ में, उन्हें औरंगजेब ने खुद शाहजहां को बंदी बना लिया और अपने भाई बादशाहों को, दादर शाहों की हत्या करके उसके शासन सत्ता खुद संभालता है। मतलब इसका जो भाई होता है शाहजहां का, इसको वो अपना बंदी बना लिया और अपने भाई को मरवा दिया। और उसके बाद में खुद अपने आप औरंगजेब ने खुद सत्ता, मतलब खुद गद्दी पर बैठ जाता है। और शाहजहां को जब बंदी बनाया था उसी टाइम पीरियड में शाहजहां की मृत्यु भी हो जाती है। जो शाहजहां को उसमें बंदी औरंगजेब ने बनाया था और उसी टाइम पीरियड में इनकी मृत्यु भी हो जाती है। किसकी? शाहजहां की। और औरंगजेब के बाद में फिर उसके बाद में कई शासक और आते हैं, जैसे कौन कौन आता है? बहादुर शाह आ गए। बहादुर शाह के बाद में फिर आएंगे जहादर शाह, और जहादर शाह के बाद में फर्रुख सियार पढ़ेंगे। फर्रुख सियार के बाद में मोहम्मद शाह पढ़ेंगे, फिर अहमद शाह के बाद फिर आलमगीर आएंगे, फिर शाह आलम आएंगे। शाह आलम के बाद में अकबर सेकेंड आए। पहले देखो अकबर फर्स्ट थे, फिर अकबर सेकेंड में पढ़ने को मिलेगा, फिर बहादुर शाह जफर मिलेगा। और 1857 में अंग्रेज रंगून में जाकर, रंगून भेज देते हैं बहादुर शाह जफर को। बहादुर शाह जफर को रंगून में अंग्रेज भेज देते हैं 1857 में, और वहाँ बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो जाती है। वहाँ पर मृत्यु हो जाती है। तो इस टाइम से यहाँ से अरबों के आक्रमण से शुरू करेंगे और लास्ट औरंगजेब की मृत्यु तक हम आप लोगों को पूरी डीपली तरीके से भी अगले वीडियोस में आपको मिलेगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों तक